हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th का जो यूनिट 12 है उसकी स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक इसकी स्टडी करेंगे। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही बातें इसमें चलेंगी। तो इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम लोग ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, एंड देन डिटेल स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर IUPAC के अकॉर्डिंग किस तरह से किया गया है, वो सब हम लोग इसमें डिटेल में स्टडी करने हैं। तो कुछ बेसिक सी बातों से हम स्टार्ट करेंगे हमारे ये चैप्टर को, जो कि यूनिट 12 का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th के बच्चों के लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। तो इसमें सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है यही बताने वाली हूँ। बाइकार्बोनेट and cyanide is called organic chemistry। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों साइंस या केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स की ही स्टडी करते हैं। अब इसमें कार्बन के कुछ जो हमारे कंपाउंड हैं, एक्सेप्ट उनको अगर हम छोड़ दें, एक्सेप्ट ऑक्साइड ऑफ कार्बन मीन्स CO2, कार्बोनेट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड इसके अलावा साइनाइड, इनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सभी की स्टडी के लिए ये केमिस्ट्री की स्पेशल ब्रांच बनी है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया उसकी डेफिनेशन। Such branch of chemistry which deals with compound of carbon। ओके, एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक चीज छोड़ दी है, एक्सेप्ट। यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट एंड साइनाइड। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनाइड को हम छोड़ दें तो इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे बच्चों? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमारे लिए यही डेफिनेशन है कि जो भी कंपाउंड हमारे कार्बन से बने हैं दे ऑल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सेप्ट, फिर से मैं यही रिपीट करूँगी कि इन सारी चीज़ों को हम छोड़ दें। ऑक्साइड ऑफ कार्बन है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट हैं, साइनाइड है, इनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी कंपाउंड हैं दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके लिए वाइटल फोर्स थ्योरी हम लोग को स्टडी करनी है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है। तो पहले साइंटिस्ट यही मानते थे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग से ही हमको मिला, या तो प्लांट या एनिमल, और बाय नेचुरल ही हमको मिला। मतलब हम इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हम इसको लैब में बना नहीं सकते। तो इसका डाउनफॉल भी है बच्चों। जो होलर साइंटिस्ट थे उन्होंने जो हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट, उसको जब उन्होंने लैब में हीट किया तो उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना दिया। तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो क्या हो गई, उसका एक ये डाउनफॉल आ गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि हम इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, एंड देन वाइटल फोर्स थ्योरी। ओके, चलिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर non-conductor of electricity। एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन,
ग्लूकोज ETC। तो ये हो गया एक इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने आप लोग को बता दिया है, लिखा भी दिया। एंड नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्सेप्ट में याद रखना है आप लोगों को ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सभी में ये होते हैं। मतलब हम लोग भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बने हुए हैं। प्लांट भी है तो उनमें भी हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। जो भी चीज़ें इजीली बर्न हो जाती हैं और बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ organic compound. Okay, now most of the organic compounds are non-conductor of electricity. तो most of the जो organic compound होते हैं बच्चों, वो electricity के non-conductor होते हैं, electricity को pass नहीं करते। तो इसका reason क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, कि ये जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। दैट्स वाई इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फॉर एग्जांपल में मीथेन, इथेन, ब्यूटेन एंड ग्लूकोज। ओके, तो इसको नोट करिए। इसके बाद मैं वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बता देती हूँ आप लोग को। चलिए नोट करिए इसको। प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली in the laboratory this is known as vital force theory। तो ये हो गई हम लोगों की वाइटल फोर्स थ्योरी। ओके, नाउ चलिए अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। ऐसे तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वर प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा पहले जो है साइंटिस्ट मानते थे कि जो भी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, तो वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारा क्या आता है? प्लांट एंड एनिमल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है, कुछ वाइटल फोर्स से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस्ड होते हैं। एंड दे कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द लैबोरेटरी, और इन्हें लैब में प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली नहीं किया सकता, ऐसा पहले माना जाता था। अब इस थ्योरी को ही हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को ही वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। ओके, तो इसका डाउनफॉल क्या था कि जो हमारे होलर साइंटिस्ट थे उन्होंने इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड था उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया लैबोरेटरी में। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हो गया, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा है कि इसको हम आर्टिफिशियली लैबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो पहले आप इसको लिखो, फिर मैं आपको डाउनफॉल बता देती हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनाइड को हीट किया था इन्होंने और बना दिया था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों, यूरिया। तो ये था इनका डाउनफॉल। अभी मैं बताती हूँ आपको। दिस इज अमोनियम साइनाइड। तो चलिए देखते हैं बच्चों, डाउनफॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। द जर्मन केमिस्ट फ्रैडरिच होलर prepared an organic compound urea by heating ammonium cyanate, an inorganic compound। तो जो हमारे जर्मन केमिस्ट थे फ्रैडरिच होलर, इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर कर दिया था, जो कि बहुत बड़ा डाउनफॉल था वाइटल फोर्स थ्योरी के लिए, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी यही बता रही थी
कि कभी भी हम इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो कि होलर ने दिखा दिया, फ्रेडरिच होलर ने करके दिखा दिया लैब में। दिस इज अमोनियम साइनेट NH4CnO, इसको जब हीट किया, दिस इज हीटिंग साइन, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, हीट किया तो उनको मिल गया NH2CO NH2, दिस इज यूरिया। यूरिया इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। तो ये है डाउनफॉल किसका, वाइटल फोर्स थ्योरी का, ओके। तो आप इसको नोट करें और इसके बाद में आप लोगों को कार्बन के कुछ स्पेशल फीचर बता देती हूँ, ठीक है। उसके पहले आप इसको नोट करें। And C is catenation, and D is isomerism। तो ये कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की। चलिए देखते हैं क्या क्या। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट। कार्बन ऑलवेज टेट्रावेलेंट फॉर्म करता है। क्यों करता है? क्योंकि कार्बन के पास बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उसके वैलेंस शेल में उनका जो ऑक्टेट हो वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और कंप्लीट होने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, लूज़ करके वो अपने वैलेंस शेल में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, या अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कंडीशन क्या है कि इसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो एक्चुअली में प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि इसको डिसबैलेंस बना देता है। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इसके पास एनर्जी भी नहीं होती है। एंड इसके अलावा कार्बन अगर चाहे तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, बट वो गेन करने के लिए भी कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को किसी अदर एटम से या किसी भी एटम से, जो भी एलिमेंट का एटम है उससे वो क्या कर सके, गेन कर सके। तो ना तो ये लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन और ना ही गेन कर सकता है, तो फिर ये अपने ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट करेगा? तो ये क्या करता है बच्चों कि ये शेयरिंग करता है, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में फिर बताऊंगी ही। चलिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि वैलेंस शेल में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो ये होता है। एक्चुअली में कार्बन कितना होता है बच्चों, कार्बन 6 होता है, तो 1s2 2s2 एंड 2p में कितना होता है 2, 2p में 2। तो ये हमारा वैलेंस शेल आ रहा है 2s एंड 2p। प्रमोशन करेंगे जब हम इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके यहाँ चला जाएगा, और इसी के साथ अभी जो हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे क्या अनपेयर्ड, अब मेरे पास कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हो गए हैं। और अनपेयर्ड हो गए हैं मतलब ये बहुत इजीली 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या तो इटसेल्फ खुद कार्बन के साथ या किसी अदर एलिमेंट के एटम के साथ बहुत ही इजीली ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। इसलिए ये इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी आती है टेट्रावेलेंसी की। किसकी वजह से बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने होते हैं, इसमें 4 होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये प्रॉपर्टी इसमें कैसे आ गई? ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मीन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन इटसेल्फ डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इस तरह के मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। इसका 2 रीज़न है बच्चों। एक तो रीज़न है इसका स्मॉलर साइज, एंड सेकेंड रीज़न इज फिर से एक बार 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको भी मैं लिखा दूंगी। एंड देन कैटेनेशन। तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन इटसेल्फ ही आपस में कंबाइन करके बहुत लॉन्ग चेन बनाता है, जिसकी वजह से भी ये बहुत डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाता है। मिलियंस ऑफ कंपाउंड ये बना चुका है, कार्बन एक अकेला, लेकिन कंपाउंड कितने, मिलियंस ऑफ। तो ये इसकी एक जो है बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की। इसका भी रीज़न स्मॉलर साइज, इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं इसमें, तो ये इजीली
पी पाई बॉन्ड फॉर्म करके मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है और शेयरिंग करके खुद एक साथ ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो इसको भी मैं डिटेल में आप लोग को पढ़ाऊंगी। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो उसमें से सिर्फ फर्स्ट के मैं बोलूँ कि 3 मेंबर को आप छोड़ दो, मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन। बाकी ब्यूटेन से जो भी हाइड्रोकार्बन्स आ रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहे हैं, दे ऑल आर शो आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज आइसोमर? आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों की किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है बच्चों, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या वी कैन से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफर कर जाती है, बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमर। और ये जो हमारा हो रहा है इस तरह का इंसिडेंट, उसको हम बोलते हैं क्या? आइसोमेरिज्म। तो ये भी बहुत ज़्यादा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने जा रहा है, मतलब मिल रहा है हम लोग को। तो ये कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जो 4 इसकी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखा रखी है यूनिक, उसको आप नोट कर लो एंड देन 1 बाय 1 मैं इसको अच्छे से आप लोग को लिखा देती हूँ। ओके, तो नाउ पहले आप इसको लिख लो 2s 2p। तो ये ग्राउंड स्टेट एंड देन एक्साइटेड स्टेट, इसमें प्रमोशन हो जाएगा बच्चों 2s का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में। और इस तरह से हम लोगों को 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। सो कार्बन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड to other atom or itself। ओके, तो मैंने ये आप लोग को समझा ही दिया है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन को। चलिए देख लेते हैं। कार्बन शो टेट्रावेलेंसी बिकॉज इट्स वैलेंस शेल हैव 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4। तो इट इज एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का 1s2 2s2 एंड 2p। तो सेकंड सेल इज द वैलेंस सेल, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 2 + 2 4। ग्राउंड स्टेट में इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 2s एंड 2p। एंड एक्साइटेड स्टेट में जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो s का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा? p में। और p में इस तरह से आने के बाद अब हमको कार्बन के वैलेंस सेल में 2 नहीं बल्कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बच्चों। और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी अदर एटम या खुद कार्बन से ही क्या कर सकते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अगर मैं कार्बन के घर पे बुला लेती हूँ तो फॉर्मेशन हो जाती है मीथेन की। दिस इज मीथेन। कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा। 4 हाइड्रोजन चाहिए हमको और फॉर्म करेंगे 4 कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। दैट्स वाई कार्बन शो टेट्रावेलेंसी। ओके, अब इस तरह से इसका जो ऑक्टेट है बच्चों वो देखो कंप्लीट हो गया। तो इसका मेन रीज़न यही था कि इसके बैलेंस सेल में, कार्बन के बैलेंस सेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहे हैं। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ या खुद कार्बन के साथ ही बहुत इजीली शेयरिंग करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो चलिए इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे की प्रॉपर्टी बताती हूँ। एंड ऑल्सो विद अदर एलिमेंट्स like
Now etc. ओके, तो इसका भी रीज़न मैंने मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का भी आप लोग को समझा ही दिया था कि ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज, जो कार्बन का एटॉमिक साइज होता है वो छोटा होता है, एक तो पहला रीज़न है। एंड देन 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो ये जो 2 मेन रीज़न थे, एक तो इसके एटॉमिक साइज का छोटा होना बच्चों, एंड दूसरा कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना, 4 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों रीज़न की वजह से ये बहुत इजीली पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है खुद इटसेल्फ अपने साथ, और ऑल्सो विद अदर एलिमेंट्स ऑफ एटम, जो भी दूसरे एलिमेंट्स के एटम हैं उनके साथ भी बहुत इजीली ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लाइक एल्कीन की बात हम देखें, दिस इज अल्कीन, अल्काइन, CO, अदर एलिमेंट है ऑक्सीजन, साइनाइड, CS, CX, ETC। तो ऐसे बहुत सारे अदर एलिमेंट्स के साथ भी ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड इटसेल्फ भी ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। रीज़न ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज एंड 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। कैटेनेशन, ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ CC bonds which able the formation of straight chain and cyclic chain structure। तो चलिए देखते हैं कैटेनेशन क्या होता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, खुद से ही खुद का जुड़ जाना, मतलब कार्बन खुद से ही कार्बन के साथ जुड़कर बॉन्ड फॉर्म करके बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं कैटेनेशन। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, क्योंकि कार्बन के अलावा कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इतनी लॉन्ग चेन 1000, 2000 तक की लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस में है, कार्बन में। इसका रीज़न भी मैंने लिखा रखा है कि इट इज़ ड्यू टू द रिलेटिवली ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसका रीज़न यही है कि कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ही कार्बन इटसेल्फ लिंकिंग करते चला जाता है और लॉन्ग चेन फॉर्म कर जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द सेम एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द सेम एटम, सेम एटम के बीच में अगर कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। नाउ इट इज ड्यू टू द रिलेटिवली ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन में ये क्यों हो रहा है, तो इसकी स्ट्रेंथ के कारण, विच एबल द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट चेन, साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर। तो ऐसे ये बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकता है बच्चों, ब्रांच चेन, फिर इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड वाली लॉन्ग चेन लाइक दिस इज स्ट्रेट चेन। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन या कोई भी अदर एलिमेंट हो सकता है, क्लोरीन वगैरह। इसके बाद साइक्लिक अगर मैं बनाना चाहूँ तो दिस इज साइक्लोप्रोपेन, हाइड्रोजन मैं यहाँ लगा दूँ। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे ये कंपाउंड फॉर्म करता है लॉन्ग चेन वाले। इसका रीज़न CC बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होना। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है सेल्फ लिंकिंग की, दैट इज कैटेनेशन। नोट करिए इसको, यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, कॉल्ड आइसोमर एंड द फिनोमेना is called isomerism।
तो कार्बन 1 से लेके 3 तक बच्चों कोई भी आइसोमर शो नहीं करते हैं, लेकिन कार्बन 4 जो कि ब्यूटेन का डेरिवेटिव है, मैं ब्यूटेन ही यहाँ लिखती हूँ C4H10, इसके आइसोमर हम बना सकते हैं। आइसोमर क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, अभी मैं फिर भी बता देती हूँ। चलिए पहले बता ही देती हूँ। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ from each other very much in physical as well as chemical properties are called isomer। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। वो कैसे चेंज हो सकती है? या तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या कुछ ऐसा हम उसमें चेंजेस ले आएँ, है ना, जैसे कि उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं फिर आइसोमर्स। ये आपस में क्या होंगे? आइसोमर, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है बट इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर है। ओके, इनको तो हम आइसोमर बोल रहे हैं बट द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ये जो फिनोमिना है बच्चों उसको हम बोलेंगे आइसोमर। तो कार्बन 1 मतलब मीथेन, ईथेन और प्रोपेन, ये 3 जो है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, लेकिन इसके बाद जितने भी आएंगे, आ रही है बात समझ में, कार्बन 4 से जो भी हायर हैं दे ऑल आर सो आइसोमेरिज्म। लाइक यहाँ पे मैं ब्यूटेन का आप लोग को बता रही हूँ कि C4H10 के कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो एक तो अपन लोग का ये बन गया बच्चों, इसको हम बोलेंगे N ब्यूटेन, दिस इज N ब्यूटेन। एंड नेक्स्ट क्या बन सकता है? तो नेक्स्ट इज दिस इज दिस इज आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो इन दोनों में आप लोग देखिए कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो गया बट कार्बन और हाइड्रोजन के जो नंबर्स हैं, मतलब इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, बोथ आर सेम। ओके, तो ये दो आइसोमर्स बन गए, दे आर आइसोमर्स and the phenomena is called isomerism। ओके, नोट करिए इसको। तो लिख लिया बच्चों? तो ये हो गया आइसोमेरिज्म शो करना कार्बन का। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि कार्बन से ऊपर जितने भी जाएंगे दे ऑल आर सो आइसोमेरिज्म। इवन मैं अगर एक एग्जांपल बताऊं सी इकोस का C20H42, इसके जो टोटल आइसोमर्स बनेंगे बच्चों वो लैक्स में जाएंगे, 3,66,319। ये इतने सारे आइसोमर्स फॉर्म करता है। ओके, तो ये हो गई कार्बन की सारी यूनिक प्रॉपर्टीज़। तो आज का लेक्चर बच्चों मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर्स आप लोग के लिए नहीं बनाऊंगी कि आप लोग बोर हो जाएं और वीडियो को बहुत स्किप करके देखते जाएं, सो जाएं। तो आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन का यहाँ पर फिनिश होता है। आगे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत जल्दी आप लोग के लिए अपलोड करती हूँ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी